लेकिन प्रश्न यह करना चाहूंगी, क्या मांगलिक व्यक्ति का विवाह अमांगलिक व्यक्ति से नहीं हो सकता? ये बात सही है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें एक दोष और है जिसमें मांगलिक दोष भंग हो जाता है। यानी आप मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से कर सकते हो। इसका तरीका कैसे है? खून कितना गर्म है, कितना ठंडा, या खून के कितना मोटा या कितना पतला, ये सब मंगल से देखा जाता है। हमारे जो पेट के अंदर जो पथरी होती है ये भी मंगल से देखा जाता है। ये सुनिश्चित आप करें, अगर इन कंडीशंस के अंदर मंगल विराजमान है तो वो मांगलिक हमेशा बच्चे को बहुत तरक्की देगा। यानी आपको क्या देखना है? मंगल का अकेला विराजमान होना। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि मांगलिक आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है और बहुत ज़्यादा वो चंचल है, पढ़ाई नहीं कर रहा, चीज़ें नहीं उसकी लाइफ में अच्छी चल रही है, बच्चा बड़ा है, शादी के लिए आप रिश्ता ढूंढ रहे हो, शादी नहीं हो पा रही, गौरव जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गौरव जी, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहूंगी मांगलिक दोष के बारे में। यानी कि एक सवाल जो है वो हम सभी के मन में उत्पन्न होता है। समाज में ना एक धारणा बनी हुई है, वो धारणा है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही होगा। लेकिन प्रश्न यह करना चाहूंगी, क्या मांगलिक व्यक्ति का विवाह अमांगलिक व्यक्ति से नहीं हो सकता? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। और दर्शकों, ये सवाल कहीं ना कहीं रह ही जाता है जब भी हम कुंडली देखते हैं या कोई व्यक्ति कुंडली दिखाने आता है, तो सर्वप्रथम उसका एक ही सवाल होता है कि मांगलिक बच्चा है या नहीं, और मंगल इसका किस प्रकार है। देखिए, मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो ऊर्जा के ग्रह हैं। यानी अगर मैं कहूँ सूर्य के बाद अगर दूसरा कोई ग्रह जो बहुत ऊर्जावान है तो वो है मंगल, एक गर्म ग्रह है। और मंगल की कुंडली के अंदर कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो कुंडली के अंदर ऐसे भावों की स्थितियां उनकी मैरिड लाइफ को लेकर या और उनकी जो रोज़ाना की कमाई है उस पर भी असर डालती है। ऐसा मैंने क्यों कहा ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन मांगलिक की शादी मांगलिक से होना, दोस्तों आपने एक चीज़ नोट करी होगी, एक तराजू होता है, तराजू के अंदर हम चीज़ों को बैलेंस इक्वल रखते हैं। अब इसी प्रकार कुंडली के अंदर भी दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर किसी की कुंडली में मंगल बलवान है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो उसका पार्टनर है या जिसके लिए आप कुंडली देख रहे हो उनकी कुंडली के अंदर भी उनका वो भाव, वो मंगल उसी भावों में, या मंगल की जो स्ट्रेंथ है या बल है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। थोड़ा और इसको विस्तार में जानते हैं। देखिए, मंगल जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऊर्जा के ग्रह हैं। हमारे जीवन के अंदर जो ऊर्जा, एनर्जी हमें देते हैं ये मंगल देते हैं। आर्मी का कनेक्शन भी मंगल से होता है। हमारे जीवन के अंदर जो कार्य करने की जो स्पीड है ये भी मंगल देती है। हमारे अगर हम देखा जाए हमारा ब्लड, ये भी मंगल है। यानी खून की तासीर, खून कितना गर्म है, कितना ठंडा, या खून के कितना मोटा या कितना पतला, ये सब मंगल से देखा जाता है। हमारे जो पेट के अंदर जो पथरी होती है ये भी मंगल से देखा जाता है। हालांकि टॉपिक थोड़ा सा अलग हो रहा है, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, मंगल कुंडली के अंदर कुछ ऐसे भावों में बैठता है जहाँ से उसकी दृष्टि कहीं ना कहीं सप्तम भाव पे पड़े। यानी कुंडली का लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वां भाव, इन भावों के अंदर मंगल की स्थिति अगर होती है तो कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव पे उसकी दृष्टि पड़ती है। और मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं, अगर आप इसकी 7वीं या 8वीं दृष्टि को अगर आप देखोगे तो ये भावों को ये जला देता है। जलाने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस भाव का नाश हो जाता है, पूर्ण रूप से वो भाव जो है वो फल नहीं पाता। अब अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर मंगल लगन में विराजमान है तो मंगल की 7वीं दृष्टि कहाँ गई? आपके सप्तम भाव पे। और सप्तम भाव क्या है? शादी का, हमारी पार्टनरशिप का, रोज़ाना की होने वाली इनकम, ये सप्तम भाव है। अब मंगल आपकी कुंडली में कहाँ चला गया? चतुर्थ भाव में। यहाँ भी मंगल दोष लगता है। मंगल की दृष्टि कहाँ गई? चतुर्थ दृष्टि मंगल की कहाँ गई? सप्तम भाव में। समझने वाली बात है दोस्तों, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको आज। अब यहाँ से भी मंगल जो है आपके सप्तम भाव को देख रहा है। इसके बाद मंगल आपकी कुंडली में आ जाता है कहाँ पे? सप्तम भाव में।
मंगल स्वयं सप्तम भाव में बैठा है लेकिन वो आपके लगन को देख रहा है। पार्टनर तो सही है लेकिन आपका नेचर उससे मैच नहीं करेगा। अब यही मंगल अष्टम भाव में चल जाए तो मंगल अष्टम भाव के अंदर इतने शुभ रिजल्ट नहीं देता। परेशानियां, मैरिज लाइफ को आगे लेके चलना, उसमें कहीं ना कहीं पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आती हैं। अब यही मंगल अगर 12वें भाव में बैठा हो तो 8वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा। तो ये जो भाव हैं, इन भावों के अंदर जब मंगल बैठता है तो ये आपके सप्तम भाव पे इसकी दृष्टि और भावों पे भी पड़ती है, लेकिन सप्तम भाव पे इसकी जो दृष्टि पड़ती है, 8वीं दृष्टि, चौथी दृष्टि स्वयं सप्तम में होता है, स्वयं लगन में होता है, और अष्टम के अंदर तो मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं देता। तो इसी कारण हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन भावों में अगर हमारा मंगल बैठा है तो हमें अपना पार्टनर भी ढूंढना चाहिए कि उनका भी इन्हीं भावों में मंगल हो या उनके मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। एक दोष और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये बात सही है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें एक दोष और है जिसमें मांगलिक दोष भंग हो जाता है। यानी आप मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से कर सकते हो। इसका तरीका कैसे है? यानी लगन में शनि का होना, चतुर्थ भाव में शनि का होना, सप्तम भाव में शनि का होना, अष्टम और 12वें भाव में शनि का होना भी ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित करता है कि अगर इन भावों में शनि की स्थिति है या इन भावों में सूर्य की स्थिति है, ये दो ग्रह दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से मंगल के प्रभाव जो है वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर आपका अगर आप शादी करना चाहते हैं नॉन मांगलिक से तो आप उसमें इस एंगल को देखें, और अगर इन स्थितियों के अंदर यानी 12वें में, लगन में, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम में सूर्य शनि नहीं है या सूर्य या फिर शनि नहीं है तो उसमें आप कोशिश ये करें कि उस केसेस के अंदर आप कुंडली में मंगल को देखें। तो वीडियो के अंदर मेरा केवल ये उद्देश्य आपको समझाने का है कि हाँ, ये पॉसिबल है कि आप मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से आप कर सकते हो, लेकिन कुछ ही केसेस के अंदर ऐसा होता है। लेकिन आप ये कोशिश करें कि मांगलिक की शादी ज़्यादातर मांगलिक से हो, यानी कि मांगलिक की शादी अगर मांगलिक से हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा आचार्य श्री, यहाँ पर एक मन में सवाल उत्पन्न यह हुआ कि जब हम मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं तो एक हैप्पी प्लैनेट भी हम इसे देख सकते हैं, लेकिन आपने बताया कि यदि मांगलिक दोष है तो बहुत सारी समस्याएं ये उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन मंगल तो मंगल करता है, तो ऐसे में मंगल अमंगल कैसे उत्पन्न कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए, मैंने अभी आपको बताया हमारे नेचर के अंदर बदलाव कहाँ से आता है। एक छत के नीचे 5 मेंबर रहते हैं, उदाहरण है दोस्तों, सभी का नेचर अलग है। एक जैसा नेचर क्यों नहीं है, यानी किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। ये सब डिसाइड करते हैं हमारी कुंडली में जो ग्रह होते हैं, यानी ग्रह ही हमारे नेचर को दर्शाते हैं, ग्रह ही हमारे समय को बताते हैं। इन ग्रहों के आधार पर हमारे अपनी परिस्थितियों को बेहतर और परिस्थितियों को खराब भी कर सकते हैं ग्रहों के आधार पर। अब बात है मंगल की। मंगल तो मांगलिक कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन दोस्तों मंगल का नेचर समझो एक बार आप। मंगल का नेचर क्या है? गर्म। मैंने क्या कहा? सूर्य के बाद दूसरा ग्रह अगर मैं कहूं तो मंगल काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत स्फूर्ति वाला प्लैनेट है मंगल। अब ये मंगल की स्थिति क्या करती है, ये अपने नेचर की वजह से सामने, जैसे कि अब हम बात करें मांगलिक के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारा मांगलिक टॉपिक चल ही रहा है, ये उस भाव को जला देता है। यानी अगर मंगल की स्थिति ज़रा सी भी 19-21 हो जाए, यानी मंगल की पोजीशन अच्छी कुंडली में नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेके, परेशानियों को लेके दिक्कतें बनती हैं। अब मंगल का कॉम्बिनेशन अगर गलत ग्रह के साथ हो जाए, फॉर एग्जांपल राहु के साथ हो जाए, केतु के साथ हो जाए, तो ये क्या करेगा? अगर ये अच्छे नक्षत्रों में है और जातक या जातिका की जो लगन है अगर वो बलवान है, तो ऐसे बच्चे बहुत हाई रेंज के अंदर IAS IPS की रेंज में पहुँच जाते हैं, बहुत अच्छे औहदे पे लगते हैं। लेकिन वहीं अगर इनका लगन कमज़ोर है, जन्मकालीन कुंडली के अंदर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, या लगन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है, तो ऐसे लोग गलत संगति की तरफ निकल जाएं, गलत हैबिट की तरफ निकल जाएं। तो ये कहना सही नहीं है कि अगर हम इसको देखें कि मांगलिक तो कराता है, लेकिन उसमें हमारे लगन का हम शुभ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दशाओं का शुभ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम किन नक्षत्रों में हम पैदा हुए हैं इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तभी एक पूरा हॉरोस्कोप हमें तभी अच्छे फल देता है जब हमारे सभी ग्रहों की पोजीशन मंगल के साथ साथ अच्छी विराजमान हो।
आचार्य जी, यहाँ पर एक और धारणा की बात करना चाहूंगी। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है और उसके माँ बाप को यह पता चलता है कि यह बच्चा मांगलिक है, तो डर जाते हैं सभी। तो ऐसे में जानना यह चाहूंगी कि क्या मांगलिक होने से सच में इतना डरने की आवश्यकता है या नहीं? जी, देखिए दोस्तों, ये बात तो सच है। जब भी कुंडली आती है तो लोगों का ये प्रश्न ज़रूर होता है कि हमारा बच्चा मांगलिक है या नहीं। और ये सवाल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो लोग डर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि बच्चा मांगलिक है तो आगे जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं फैमिली मैटर्स में दिक्कतें आएंगी और शादी को लेके तो खासकर परेशानी आएगी ही आएगी। ये क्वेश्चन हमेशा से आता है और उसका बहुत अच्छा जवाब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार हम देख सकते हैं। देखिए, मंगल, जैसा मैंने बताया, कुंडली के अंदर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में, यानी कि ये आपके प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में, इन भावों में कहीं भी मंगल विराजमान है तो ये मांगलिक दोष का निर्माण करता है। अब ये कहीं ना कहीं जो मांगलिक दोष है ये किस प्रकार दिक्कत देता है, जब आपकी कुंडली के अंदर सभी ग्रह या तो छठे अष्टम में हो जाएं, या कुंडली के तीसरे भाव में चले जाएं, या कुंडली के दूसरे भाव में चले जाएं, या मंगल के साथ में 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ विराजमान हो जाएं। हाँ, अगर यहाँ पर शनि सूर्य विराजमान हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मांगलिक दोष को कम कर देते हैं, उसका काट कर देते हैं, लेकिन ये प्रभाव कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ा देते हैं। तो स्पेशली उन केसेस के अंदर जहाँ पे इन भावों के साथ में, मंगल के साथ में 2 या 2 से अधिक ग्रह हों, मंगल अपनी नीच राशियों में हो, या फिर कुंडली के दूसरे, छठे और 8वें भाव के अंदर और 12वें भाव के अंदर 2 या 2 से अधिक ग्रह विराजमान हो, ये कहीं ना कहीं मांगलिक दोष को खराब कर देता है। अब ये मांगलिक दोष अच्छा कैसे है, किन लोगों के लिए मांगलिक दोष अच्छा है? मंगल स्वयं इन भावों के अंदर, जो भाव मैंने आपको बताया, इन भावों के अंदर मंगल अकेला विराजमान हो, मंगल आपका मार्गी अवस्था के अंदर हो, मंगल की जो डिग्रीज हैं, अंश जिसको बोला जाता है, ये कम से कम 5 डिग्री या 5 अंश से अधिक हो, ये सुनिश्चित आप करें। अगर इन कंडीशंस के अंदर मंगल विराजमान है तो वो मांगलिक हमेशा बच्चे को बहुत तरक्की देगा। यानी आपको क्या देखना है, मंगल का अकेला विराजमान होना। दूसरे एंगल से समझते हैं दोस्तों, इन भावों के अंदर यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में आपका अकेला मंगल बैठा है और किसी भी कारणवश बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ जाए या शनि की दृष्टि उस पर पड़ जाए, तो ऐसे कारणों से भी कहीं ना कहीं जो मांगलिक दोष है वो तो कम तो होता है, लेकिन वो मंगल की शुभता को बढ़ा देता है। मंगल की शुभता बढ़ जाती है बृहस्पति की दृष्टि से, मंगल के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं शनि की दृष्टि से, क्योंकि शनि की दृष्टि क्या है, चीज़ों को यानी कि एक लेवल तक रोक देती है, शनि चीज़ों को रोक देता है। लेकिन हाँ, ये कॉम्बिनेशन अगर लगन में बने तो थोड़ा सा ट्रैवल कम करिएगा, कम करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चोट या भय को दर्शाता है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि मांगलिक दोष से डरना नहीं चाहिए दोस्तों। और दोष ही क्यों कहें, ये मांगलिक योग है एक प्रकार से, यानी कुंडली के अंदर सारी जो ऊर्जा है, कुंडली के अंदर जितनी भी ऊर्जा का संचार करता है, सूर्य के बाद वो मंगल है। तो मांगलिक दोष नहीं है, मेरे हिसाब से मांगलिक एक योग है जो कुंडली को बल देता है। आपको केवल ये सुनिश्चित करना है कि मंगल की पोजीशन अच्छी हो, शुभ हो और मंगल इंडिविजुअल यानी अकेला विराजमान हो, और आपको आने वाली दशाएं यानी कि जो पैटर्न है दशाओं का, महादशाएं, आपको अच्छी महादशा मिल जाए तो आपका मंगल जो योग है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि मांगलिक होना सिर्फ दोष उत्पन्न नहीं करता है, यह योग भी उत्पन्न करता है। लेकिन सवाल अब यह करना चाहूंगी कि मांगलिक व्यक्ति कैसे बनता है, यह योग या दोष किस कारण से उत्पन्न होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमने बात करी थी इस टॉपिक पे। देखिए, मंगल मांगलिक आप कैसे बने, कहीं ना कहीं आपके माता पिता की कुंडली के अंदर भी तो मंगल बलवान होगा, या तो आपकी माता या आपके पिता, इनमें से कोई एक व्यक्ति मांगलिक होगा। और ऐसा नहीं है तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी, ननिहाल पक्ष से आप इसको ले सकते हो। मांगलिक बेसिकली क्या होता है, या फिर मैं किसी भी दोष की बात करूं, मांगलिक को 1 मिनट के रोक के हम किसी भी टॉपिक पे अगर हम बात करें, कुंडली में सभी प्रकार के बनने वाले दोष
ये हमें हमारी जो पूर्वज, जैसे कि ऋण भी होते हैं, ये हमें हमारे पूर्वजों से तो प्राप्त होते हैं। तो मांगलिक भी अगर आप पैदा होते हो तो आपके माता पिता की कुंडली के अंदर, आपके दादा दादी की कुंडली के अंदर, आपके नाना नानी की कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं मंगल का बल बहुत अधिक होगा। आप कुंडली उठा के देखिएगा, उनमें से कोई ना कोई मांगलिक होगा या बहुत ज़्यादा उनका मंगल बहुत ज़्यादा उच्च राशियों में या बलवान होगा। और जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया दोस्तों कि कुंडली के 12वें, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, इन्हीं में मंगल क्यों लगता है? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? बिल्कुल। कि इसी में क्यों आपको ये मांगलिक दोष मिल रहा है? किसी और भाव में मंगल बैठा है तो वो मांगलिक दोष क्यों नहीं है? मैंने आपको हमेशा से बताया दोस्तों कि मंगल की जो दृष्टि होती है वो चीज़ों को खराब करती है। यानी अगर वो कहीं पे भी दृष्टि डालेगी, ये देखना सुनिश्चित है कि आपका लगन बलवान हो, और मंगल की जो दृष्टि जिस राशि पे पड़ रही है, जिस भाव पे पड़ रही है, वहाँ से उसकी मित्रता सम होनी चाहिए या कहीं ना कहीं उसकी मित्रता अच्छी होनी चाहिए उस भाव से, उस राशि के साथ, तो मंगल अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन मंगल की दृष्टि अक्सर चीज़ों को खराब करती है, यानी जला देती है। अब मंगल 12वें भाव में बैठा है फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में, तो मंगल की 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ी दोस्तों? आपके सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव का नाश करा मंगल ने। अब मंगल आपके लगन में विराजमान हुआ, 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम को देखा। मंगल चतुर्थ में हुआ तो 4थी दृष्टि से सप्तम को देखा। मंगल आपकी कुंडली में सप्तम में आया तो लगन को पीड़ित करा, यानी पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आना। मंगल अष्टम में गया तो ये आपके क्या करेगा? कुंडली के दूसरे भाव यानी कुटुंब को लेके, पति पत्नी तो ठीक है, लेकिन कुटुंब के अंदर बीमारियां, परेशानियां, माता पिता को लेके स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया। तो इन भावों के अंदर स्पेशली जब मंगल आता है, इंडिविजुअली आता है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो इन भावों के अंदर किन राशियों में है, कितने ग्रहों के साथ है, ये सुनिश्चित करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आचार्य जी, यह तो हमने बहुत अच्छे से समझा, लेकिन मांगलिक व्यक्ति से जुड़ी हमने एक और बात सुनी है, वो है आंशिक मांगलिक और पूर्ण मांगलिक। तो इसके बारे में जानना चाहूंगी अच्छे से कि आंशिक और पूर्ण ये क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अक्सर लोग कुंडली दिखाते हैं, कुंडली के अंदर अगर हम लगन के अनुसार देखते हैं तो मांगलिक नहीं होता बच्चा, लेकिन अगर हम चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो मांगलिक होता है, तो इसको आंशिक मांगलिक कहा जाता है। अब थोड़ा डिटेल में इसको आप समझेंगे दोस्तों। आप कहीं मैच मेकिंग कराने गए, आपको ये पता है कि आप मांगलिक नहीं है, यानी आपकी कुंडली में 12वें में लगन, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम में मंगल नहीं है लगन कुंडली में, लेकिन अगर आप मैच मेकिंग जब करने जाते हो तो वहाँ पर ये लिखा हुआ आता है कि आप आंशिक मांगलिक हैं। ऐसा क्यों? देखिए, कुंडली को समझने का तरीका ऐसे है दोस्तों। एक कुंडली को देखा जाता है लगन कुंडली से, जो हमारे जीवन में 60 से 70% फल देता है। एक होता है चंद्र कुंडली और एक होता है सूर्य कुंडली, यानी जहाँ पर आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा को चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग सर्वप्रथम भाव में ले आया जाता है। इसी प्रकार सूर्य कुंडली में होता है। अब चंद्र कुंडली में आप ये देखेंगे कि इन भावों के अंदर, यानी 12वें में लगन, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम में अगर मंगल विराजमान है तो आप आंशिक मांगलिक कहलाते हो। तो क्या इसके रिजल्ट मिलते हैं? हालांकि इसके रिजल्ट इतने पूर्ण नहीं होते, लेकिन यस 20 से 30% इसके फल आपको अवश्य मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि इससे डरना चाहिए या नहीं, देखिए आंशिक मांगलिक के रूप में मैं यही कहूँगा कि छोटी मोटी रेमेडीज़ होती हैं जिनको करके आप अपने जीवन के अंदर जो बल है, जो मंगल का जो नकारात्मक बल है, उसको कम आप कर सकते हो। यानी कुल मिला के लगन कुंडली का जो मंगल होता है उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्र कुंडली को भी देख सकते हैं, लेकिन उसकी प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम है। बहुत अच्छे से आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें जानकारी प्रदान की है कि मांगलिक दोष से डरने की आवश्यकता है या नहीं है, या और भी बहुत विशेष जानकारी आपने दी। अब इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसे क्या कुछ सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है और क्या कुछ वो रेमेडीज अपना सकता है? क्योंकि आखिरकार जब जीवन में समस्या आती है तो हमें उपाय ही जानना होता है, तो यही जानना चाहूँगी। अब दोस्तों देखिए, सबसे ज़रूरी तो होता है रेमेडीज़ के लिए कि अपनी कुंडली का पूरा डिटेल आप समझें कि आपकी कुंडली में जो मंगल है वो कितने अंश पर है, कितनी डिग्रीज पर है, किन नक्षत्रों में है और आपको कौन सी दशाएं मिली हुई हैं। तो इस आधार पे आप रेमेडीज़ कर सकते हो। लेकिन मैं कुछ ऐसी रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके मंगल इन भावों में विराजमान है, यानी अगर आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं और मंगल आपकी कुंडली के 12वें लगन, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम में विराजमान है, तो कुछ रेमेडीज़ हैं जिनके माध्यम से अपने आप स्वास्थ्य को, अपनी चीज़ों को आप बेहतर आप कर सकते हो।
देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि प्रत्येक मंगलवार के दिन अगर हो सके तो आप उपवास रखें। उपवास रखें और हनुमान जी को आप बूंदी आप चढ़ा सकते हैं। सुबह के समय मंगलवार के दिन दूसरा उपाय आप देखिए दोस्तों, मंगलवार के दिन सुबह एक लोटे में आप जल लीजिए, थोड़ी सी उसमें आप लाल रोली डालें और ये आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे काफ़ी आराम, काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। और भी उपाय मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपने गुड़ लिया, चने आपने ले लिए, ये जाके आप बंदरों को आप खिला सकते हैं मंगलवार के दिन। पीले फूल लिए आपने, पीले फूल लेकर ये आप कब कर सकते हो, जब आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर स्थिरता नहीं आ पा रही, टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो आप तब क्या उपाय कर सकते हो, तब अपने शनि के एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत कारगर उपाय है। मांगलिक लोगों के अंदर कई बार टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, एक्सट्रीम हाई, और वो सारे उपाय कर चुके हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो एक उपाय मैं आपको शनि देव का बता रहा हूँ जो इसके बल को कम करेगा। कैसे करेगा, 5 पीले फूल लेकर ये आप शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर में आप जाएं और ये शनि भगवान के सामने जलाकर सरसों के तेल का आप दीपक जलाएं और अपनी गलतियों के लिए उनसे आप माफ़ी मांगें और अपने जो मांगलिक दोष का जो निवारण है उसके लिए उनसे आप हाथ जोड़ के उनसे आप विनती करें और कहीं ना कहीं शनि देव से अपनी गलतियों के लिए आप माफ़ी मांगें। जो मंगल के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो शनि एकदम से कुछ समय में आप देखोगे कम होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हो, बहुत सरल सी चीज़ है। अगर मंगल से आपको स्वास्थ्य की परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो आप कोशिश करें कि एक वाइट कोरल आता है सफ़ेद मूंगा, ये चांदी में आप पहन सकते हो। मंगल की वजह से अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर पार्टनरशिप को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, बहुत परेशानी आ रही है यहाँ पे, तो 3 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो। इससे भी आपको बहुत अच्छा, बहुत रिलीफ आपको मिलेगा। मंगल से दोस्तों कई बार स्टोन भी हो जाता है, यानी मंगल की कई बार ऐसी स्थिति होती है, आप मांगलिक भी हैं और मंगल जो है वो आपको स्टोन दे रहा है, जैसे किडनी का स्टोन हो जाता है, पित्त की थैली के अंदर स्टोन हो जाता है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन जब सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो पित्त की थैली में स्टोन हो जाता है। चंद्रमा या मंगल का जो कॉम्बिनेशन है या इनका कॉम्बिनेशन आसपास कहीं बनता है तो किडनी के अंदर जो है ये स्टोन दे देता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करें, एक रेड कोरल आता है, रेड कोरल को आप पहन सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा अपने लगन कुंडली को एक बार दोस्तों देख लीजिएगा। अगर लगन आपकी कुंडली के अंदर मंगल के साथ मित्रता में है या सम राशियों में है तो ही आप एक रेड कोरल आप पहन सकते हो, उससे काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर आपको बार बार स्टोन बनता है तो इसके प्रभाव को बेहतर करने के लिए और आप कोशिश कर सकते हो कि एक पन्ना रतन राइट हैंड की लिटिल फिंगर के अंदर आप पहन सकते हो। बुध के प्रभाव से जो आपके मंगल के जो प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं कम होते चले जाते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये बहुत सरल सी रेमेडीज़ हैं, इनको आप अपने जीवन में कर सकते हो, काफ़ी अच्छा परिणाम इसका आपको मिलेगा। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि मांगलिक आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है और बहुत ज़्यादा वो चंचल है, पढ़ाई नहीं कर रहा, चीज़ें नहीं उसकी लाइफ में अच्छी चल रही है, बच्चा बड़ा है, शादी के लिए आप रिश्ता ढूंढ रहे हो, शादी नहीं हो पा रही, तो कोशिश करा करें कि जिस महीने में उनका बर्थडे होता है उस महीने में या तो आप सुंदरकांड का आप पाठ करा सकते हो, हनुमान जी के सामने आप चमेली के तेल का आप दीपक जला सकते हो। ये बहुत सरल सी रेमेडीज़ है दोस्तों। इन रेमेडीज़ को आप करके अपने मंगल के जो प्रभाव हैं उन्हें आप कम कर सकते हो, लेकिन कुंडली का विश्लेषण अवश्य अपने आप करवाइए। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है कि मांगलिक दोष क्या है, किस तरीके से यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और कार्यक्रम के अंत में कुछ विशेष रेमेडीज भी आपको बताई गई है जिससे आप इस दोष के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो रेमेडीज को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में किसी अन्य रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।